आगामी विधानसभा चुनाव। मेरे साथ पैनल में डॉक्टर अंसारी, आप थोड़ी देर रुकना चाहिएगा तो अच्छा रहेगा। मतलब इतने लोग हैं, हाँ, हरदम कुछ ना कुछ नया सीखने को मुझे सुनना भी तो डॉक्टर संदीप पांडे हैं, आबे दुबे साहब आ गए हैं और मैं चर्चा तुरंत शुरू कर दे रहा हूं क्योंकि जो इसका विषय ही था आगामी विधानसभा चुनाव। अब आगामी विधानसभा चुनाव जब हम कर रहे हैं तो उसका ज्यादा एम्फेसिस, क्योंकि ये समझ में आता है, वो उत्तर प्रदेश ही उसका मूल रहेगा। बाकी 4 जगह और हैं चुनाव उत्तर प्रदेश के अलावा, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है और उत्तराखंड है। लेकिन बीजेपी के लिए, विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश एक इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि पंजाब तो ऐसे ही कुछ बीजेपी का है नहीं, वहां जो भी हारे जीते। अबे दुबे साहब, स्वागत है। सुबह से हम लोगों का ये 12वां सेशन है और इसी से अंत करेंगे। एक चीज ये बताएं कि बीजेपी को ये तो सूट करता है बिखरा हुआ विपक्ष, तो यूपी के रेफरेंस में क्या इस समय बीजेपी को कोई अकेला दल चुनौती दे पा रहा है? आपको क्या लग रहा है अभी तक आज के हालात में? देखिए, तकनीकी रूप से देखें तो विपक्ष के बीच में कोई एकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि विपक्षी दलों ने कोई एक गठजोड़ बना लिया हो। ऐसा कुछ, सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का मंसूबा बना रही हैं। हर बड़ी पार्टी छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौता करना चाहती है ताकि उसका अपना रुतबा कायम रहे। लेकिन दूसरी तरफ परिस्थिति जो है वो एक पार्टी को दूसरी विपक्षी पार्टियों के मुकाबले अधिक महत्व प्रदान कर रही है। और मुझे लगता है इस वक्त समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में देखे जाने की शुरुआत हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। ये बहुत दिनों से बात चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर ये परिस्थिति कुछ पुख्ता होती नजर आ रही है। पहली बात तो यह है। तो बावजूद इसके कि विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट हैं वो धीरे धीरे ये सोचना शुरू करेंगे कि शायद भाजपा को समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है, तो वो उनके लिए एक ऐसा ध्रुव हो सकता है जहां पर अगर वो जमा हो तो भारतीय जनता पार्टी को उससे राजनीतिक दिक्कतें पैदा होंगी। अच्छा, इसका एक कारण है, ऐसी परिस्थिति का बनने का और ऐसी समझ बनने का एक कारण है। उस कारण को भी समझना जरूरी है। और अभी पिछले दिनों जो सर्वेक्षण आए हैं सामने, उन सर्वेक्षणों के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। ये सर्वेक्षण बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कई तरह की नकारात्मकताएं पनप रही हैं, कई तरह की नेगेटिविटीज जो है वो पनप रही हैं। और खासतौर से जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं ना प्रेसिपिटेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अवक्षेपण, यानी जो चीज नीचे होती है वो उभर कर ऊपर सतह पर आ जाती है। तो जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई, जिसमें एक कार से किसानों को कुचल कर मार दिया गया, और उसके बाद किस तरीके से बहुत लंबे अरसे तक जो सरकार समर्थक मीडिया है उसकी मदद से इस घटना को दबाने की कोशिश की जाती रही। वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट का एक हस्तक्षेप ना होता, परिस्थितियां अगर कोई दूसरा मोड़ ना लेती, तो शायद अभी तक उस घटना को पूरी तरीके से कानूनी रूप से दबा दिया गया होता। हम लोग विरोधी करते रह जाते, लेकिन कुछ हो ना पाता। लेकिन जो भी हो, बहरहाल इस वक्त जो परिस्थिति है उसने उन लोगों को, जो लोग शशोपंज में थे, जो लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें, उनको मेरे ख्याल से इस परिस्थिति ने एक तरह का धक्का दिया है कि वो एक पक्ष ग्रहण करें, एक तरफ जाएं, मतलब। और मुझे नहीं दिख रहा है कि जो चुनाव के बीच में अभी जो थोड़ा सा वक्त बचा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने जो चुनाव के बीच में बचे हैं, इन 3 महीनों में वो जो नकारात्मकता है वो अचानक सकारात्मकता में बदलनी शुरू हो जाएगी। इसका कोई कारण मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी देखिए, 2017 के मुकाबले अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पहले के मुकाबले बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत ही दिक्कतों में है। अब उसका कुल मिलाकर चुनावी असर क्या होगा, इसकी अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन जो समुदाय, खासतौर से जाट और गुर्जर समुदाय, बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 चुनावों से वोट दे रहे थे, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के मूड में है। इसी तरीके से आप लखीमपुर खीरी के इलाके को देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने करीब 31 से ज्यादा सीटें वहां पर जीत ली थी, तकरीबन 34 सीटें जीत ली थी। तकरीबन पूरी तरीके से उन्होंने सफाया कर दिया था उस पूरे इलाके में भी। अब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने भाजपा को पहले वोट दिया था,
मुझे नहीं लगता कि इस बार वो भाजपा को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं जो इस पार्टी का पीछा कर रही हैं। इस पार्टी ने जो एक छवि बनाई, इस सरकार ने जो छवि बनाई थी, वो कानून और व्यवस्था की, उसने गुंडों को बिल्कुल ठिकाने लगा दिया है, उनको एनकाउंटर कर दिया है, उनको मतलब या तो सरेंडर कर दो या गोली खाओ वगैरह, मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोलते थे। तो वो छवि भी अब वैसी नहीं रह गई है। तो भाजपा के पास अब ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसी के साथ साथ वो एक यूपी शाइन कैंपेन चला रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की जो इंडिया शाइन कैंपेन थी, उसकी याद दिलाने वाली एक विज्ञापन की यूपी शाइन कैंपेन चला रहे हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की वो मुहिम चुनावी दृष्टि से नाकाम साबित हुई थी, वो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में यूपी शाइन मुहिम का भी वही असर हो। जी। मेरे साथ डॉक्टर संदीप पांडे भी है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज, क्योंकि संजय सिंह साहब को आना था, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जब करेंगे तो ये प्रश्न उनके लिए था, मैं आपसे भी पूछ लूं। जैसे तीन मेरे मुख्य रूप से इस समय विपक्ष में हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, में इसी ऑर्डर में है। सबसे मजबूत सपा, फिर बसपा और फिर कांग्रेस, जो ग्राउंड की रियलिटी आज की तारीख में है। लेकिन वहां पे कहीं आम आदमी पार्टी भी अपना एक प्रयास कर रही थी, एक मतलब दौड़ धूप कर ही रही थी। मुझे एक तरफ तकलीफ हुई, मैं आपसे भी शेयर कर लूं क्योंकि आपके भी मित्र हैं वो, जब अयोध्या में जाके ये भी स्नान, ध्यान, प्रार्थना, वंदन, नमन ये सब करने लगे। क्योंकि इनका तो एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल था कि हम परफॉर्मेंस करते हैं, स्कूल और अस्पताल के नाम पे वोट हमें दो, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, इसकी बात करते हैं। अब ये वो छोड़ के दूसरा इन्होंने, अब वो क्या, चाणक्य सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा आपसे भी समझना है कि आम आदमी पार्टी भाई यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, चारों जगह पे वो उसकी कुछ ना कुछ प्रेजेंस है, क्या जरूरत है यहाँ पे आके ये सब करने की? डॉक्टर संदीप पांडे। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि बाकी सारी पार्टियां इसमें फंस गई हैं। और आम आदमी पार्टी को तो हम लोग पहले से ही देख रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में हनुमान चालीसा का पाठ किया और ये कहा कि हज यात्रा की तरह वो जो लोग दिल्ली से अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने आएंगे उनको वो मुफ्त दर्शन कराएंगे राम मंदिर का। और अब जिस तरह से अयोध्या से उन्होंने कैंपेन की शुरुआत की, तो ये काफी दुखद है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जैसा मैं आपको आप ही के एक कार्यक्रम में बता चुका हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने उनको देखा है कि सूचना के अधिकार पे जो सभाएं होती थी उसकी शुरुआत वो करते थे, तू ही राम है, तू रहीम है, तू कृष्ण करीम खुदा हुआ। और हम लोग सोचते थे कि भाई, हम लोग तो खुश होते थे क्योंकि हम लोग तो सांप्रदायिक सद्भावना के गाने गाते ही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल आरटीआई की मीटिंग की शुरुआत इस गाने से करते थे। ये हम लोग को थोड़ा आश्चर्य भी होता था कि विषय से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे और हमारे बहुत सारे लोगों को लगता था, जब शुरू में अरविंद पे आरोप लगाए जा रहे थे कि ये आरएसएस इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है पीछे से, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, जिसमें कुछ सच्चाई हो भी सकती है। लेकिन जब पहली मीटिंग हुई 2011 में 4 दिन के अनशन के बाद, तो मैंने उस मीटिंग में अरविंद को इसलिए बधाई दी कि भाई, तुमने एक तरफ रामदेव भी थे तुम्हारे साथ और दूसरी तरफ रविशंकर भी थे, लेकिन इन बड़े साधुओं के बजाय अन्ना हजारे को स्थापित किया है आंदोलन के नेता के रूप में। इसके लिए तो भाई तुम बधाई के पात्र हो। तो अरविंद सेक्युलर व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्हें भी ये धर्म की राजनीति करनी पड़ रही है, जैसे राहुल गांधी को करनी पड़ रही है, जैसे अखिलेश यादव को करनी पड़ रही है। इनको दिखाना पड़ रहा है कि वो हिंदू भी है, हिंदू वोट लेने के लिए। ये एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नया एलिमेंट ले आए हैं वो भारतीय राजनीति में। इसके मुकाबले बल्कि मैं तो कहूंगा कि प्रियंका गांधी ज्यादा समझदार है, जिन्होंने बनारस में
संस्कृत में श्लोक पढ़े और उसके बाद कुरान से भी पाठ करवाया और गुरु ग्रंथ साहिब से भी पाठ करवाया। तो हमें गांधी की याद आई, जिनकी हर एक सभा की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना से होती थी। तो मुझे लगता है कि ये देश अगर इसमें सांप्रदायिक सद्भावना जीवित है, यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो आज भी मजबूत है और भाजपा के सांप्रदायिकता का मुकाबला कर सकती है, जैसा कि किसान आंदोलन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाया, जहां हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे से फिर ऐसा दिख रहा है कि जाट गुज्जर मुसलमान एक हो गए हैं, जैसा कि चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में थे या महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में थे। तो ये भारत की खूबी है और इस चीज को लेके अगर बाकी लोग काम करते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि AIMIM ओवैसी को भी अपने अभियान की शुरुआत फैजाबाद से ही जाके करनी पड़ी। तो अब ये क्या कहा जाए, ये तो हम यही कहेंगे कि भारत की राजनीति पटरी से उतर गई है और ये वापस पटरी पे आ जाए और इस संविधान के मूल्यों के अनुसार चले तो बेहतर होगा। मैं सोच रहा था कि अगर मैं अरविंद केजरीवाल की जगह होता तो मैं कबीर की तरह कहता कि सारे लोग मरने के लिए बनारस में आते हैं तो मैं कहीं और मरूंगा और मगहर में जाके वो मरे। तो अरविंद केजरीवाल को तो मगहर से अपने कैंपेन की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जी मैं अभी वैसा मैं आपके पास आ रहा हूँ और एक चीज, आज से ठीक 14 दिन पहले हमने और आपने एक चर्चा की थी, शनिवार, एक पिछला शनिवार छोड़ के 2 तारीख को। इस 14 दिन के अंदर एक नेता ने बहुत ज्यादा माइल ग्राउंड कवर किया है और वो प्रियंका गांधी की मैं बात कर रहा हूं। जब 14 दिन पहले हम और आप बात कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत सी चर्चाएं की थी। अखिलेश निर्विवाद रूप से अभी भी, उस समय भी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी चेहरा थे, लेकिन प्रियंका गांधी के 3 एक्शन मैं बताऊंगा। एक, जैसे ही 3 तारीख को ये सब हुआ, वो दिल्ली छोड़ के तुरंत लखनऊ आई। लखनऊ से लखीमपुर के रास्ते में गई, सीतापुर में रोकी गई, 2 पकड़ी गई तो 2-3-4 दिन तक जेल रही। 3, वो जो उनका जो अंतिम अरदास था 12 तारीख को, वो वहां पे गई नीचे बैठी, जयंत चौधरी गए और शायद मेरे ख्याल में संजय सिंह जी को भी जाना था। मुझे बहुत पक्का नहीं कि अंतिम अरदास में गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन कम से कम उस 3 तारीख को ये भी प्रयास किए थे जाने का। इसी जगह मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ये जनता के बीच मैं भी घूम रहा हूं, मेरे भी कुछ लोग हैं, उन्होंने गुडविल बहुत कमाई है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान बहुत गुडविल कमाई है। लोगों को लग रहा है कि नहीं ये भी कुछ हो सकता है। खास करके मैं, डॉक्टर अंसारी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कमेंट सुबह से देख रहा हूं मुस्लिम को, और वो जो चन्नी जी इफेक्ट से जो यहाँ पे एक थोड़ा यह है कि बहन मायावती जी को थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, वो छत्तीसगढ़ से यहाँ से। आप चूंकि वहां से देश की राजनीति देख रहे हैं, आपको क्या लगा है, कुछ प्रियंका गांधी के इस एक्शन से कांग्रेस में कोई जान आई है क्या? संगठन नहीं है उनके पास। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी निश्चित रूप से जान आई है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं अबे दुबे साहब से करके फिर डॉक्टर अंसारी आपके पास आता हूँ। देखिए, प्रियंका गांधी जो कर रही है उससे कांग्रेस को केवल लाभ ही हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन वो उस लाभ की प्रकृति क्या होगी? क्या वो लाभ उत्तर प्रदेश में होगा या वो लाभ पंजाब में होगा? ये हम लोगों को सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जो कर रही है, इसको मिनी पंजाब कहा जाता है, उसका लाभ उन्हें पंजाब की राजनीति में होगा। वहां उनको ठोस लाभ होगा और उनको थोड़ा सा, एक तरह से देखा जाए तो ये अगर कहीं ईश्वर है तो उसने ये एक लखीमपुर खीरी कांड प्रियंका गांधी को अपना चेहरा बचाने के लिए भेज दिया है। जो पंजाब में कांग्रेस की जो हालत है इस वक्त, कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह है, सिद्धू, चन्नी, कप्तान, अमरिंदर सिंह, ये सब जो पंजाब में चल रहा है लंबे अरसे से, ये पूरा संकट अमृतसर में, चंडीगढ़ में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। ये पूरा संकट प्रियंका गांधी के घर में मैन्युफैक्चर हुआ है और वो उसकी मुख्य जिम्मेदार हैं प्रियंका गांधी। उन्होंने सिद्धू को खड़ा किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी में कोई हैसियत नहीं थी। अमरिंदर सिंह के मुकाबले सिद्धू की कोई हैसियत नहीं थी, ताकि वो अमरिंदर सिंह के पैर काट सके। अमरिंदर सिंह को ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों नापसंद करते हैं, उनकी मां पसंद करती हैं, ये दोनों हमेशा से नापसंद करते हैं। तो ये सब उन्होंने किया और कांग्रेस बिल्कुल जीता हुआ चुनाव हारने के लिए जा रही थी। लखीमपुर खीरी के जरिए
यहाँ प्रियंका गांधी जो कूद पड़ी है वो भी अच्छी तरह जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में इससे उन्हें कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई लाभ हो सकता है तो लाभ उठाने के लिए उनके पास कोई जमीन पर कोई क्षमता नहीं है। उनके पास जितनी ज्यादा सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं उसके लिए उनके पास उम्मीदवार नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास उनका संगठन बिल्कुल खोखला है, उसमें कोई दम नहीं है उनके संगठन में। और उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान मतदाता है और जो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फिक्स इलेक्टोरेट की भूमिका निभाता था, आज जो फ्लोटिंग हो चुका है भाजपा के साथ उस तरह से नहीं है पहले की तरह। अगर ये लोग उम्मीद करते हैं कि मुसलमान और ब्राह्मण सारे के सारे कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, उनका बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ चला जाएगा, तो फिर वो मुगालते में हैं। प्रियंका गांधी ने जो ताकत झोंकी है वो भी जानती है कि इससे वो पंजाब में उनके कामों से जो जमीन खराब हुई थी उसको शायद वो थोड़ी बहुत सुधार लें। अभी भी ऐसा नहीं है कि पंजाब में सब चीजें ठीक हो जाएंगी केवल लखीमपुर खीरी के एक्शन से, तो पंजाब में तो उनको लाभ होगा उससे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़े पैमाने में कोई थोड़ी छवि अच्छी होगी, हो सकता है कि आगे भविष्य में जाके इसके उन्हें कोई लाभ हो, लेकिन इस चुनाव के अंदर उन्हें कोई ठोस बड़ा लाभ हो इसकी उम्मीद मुझे नहीं है। जी जी, डॉक्टर अंसारी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि बनारस की सरजमीन सेकुलरिज्म के लिए उतनी पवित्र है जितना मक्का और मदीना है। गालिब जब आए बनारस में तो चिराग दैर उन्होंने एक पोएट्री पर्शियन में लिखा, वो आज भी पढ़ने लायक है और समझने लायक। यहीं पर शेख अली हजी आए बनारस में, भारत से, ईरान से, और उन्होंने कहा कि मैं बनारस नहीं छोड़ूंगा, यहाँ का हर हिंदू राम और लक्ष्मण है। तो मुसलमानों की जो समझ है यहाँ पर सेकुलरिज्म के लिए वो गजब की है। अगर प्रेरणिका आई यहाँ पर, अगर इस इंस्पिरेशन के साथ आई कि यहाँ के मुसलमान अगर खड़े होंगे तो ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान में इस तरफ जाएंगे। बनारस की मरकजी हैसियत है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। अभय जी जो कह रहे हैं मैं समर्थन देता हूँ उसको, कि कोई एक चीज को किसी एक साचे में नहीं देखा जा सकता है, इसका प्रभाव क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है। लेकिन गांधी जब पूर्णिया है, गांधी जी नील खेती के मामले में तो प्रभाव हुआ ना, पूरे हिंदुस्तान में असर हुआ। वैसे ही का स्वीकार करना और मुसलमानों का समर्थन दिखाना, ये सब जाहिर करता है कि हमारी दिशा सही है, आगे हम बढ़ रहे हैं। जी जी, मैं संदीप भाई साहब एक चीज आपसे जरा जल्दी से, क्योंकि एक तरफ आपने आम आदमी पार्टी की बात बता दी, मैं अभय दुबे साहब से इस पे पहले भी बात कर चुका हूं। टीएमसी भी जो है इस समय वो विपक्ष एकता की तो बात हो रही है, लेकिन वो विपक्ष एकता टीएमसी इस समय मूल रूप से जो प्रशांत किशोर जी हैं जिनकी बात बन नहीं पाई कांग्रेस से, वो इस समय कांग्रेस पोचिंग का ही काम कर रहे हैं। सुष्मिता देव जी को ले गए, फिर वो फेलेरो साहब को गोवा में किए, अब वो ललितेश जी को टीएमसी का चेहरा उत्तर प्रदेश में बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है भाई, जब आपस में ही विपक्ष की इतनी लड़ाई है तो आपको क्या लगता है ये जॉइंट कोई एक फ्रंट बना पाएंगे लोग? 22 तो छोड़िए, 24 तक भी क्या बना पाएंगे? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा बन पाएगा, लेकिन उसकी वजह भी है। जैसे भाई पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन वो बहुत सफल नहीं रहा। उसके बावजूद अगर आप एनालिसिस करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अगर वोट जोड़ दिए जाए, मतलब कांग्रेस को छोड़ के भी, तो उनकी सरकार उस समय बनती अगर वो दोनों पार्टियां मिलकर लड़ती। तो उन्होंने फिर वो भी कोशिश की। संसद के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें अखिलेश ने एक कनिष्ठ भूमिका स्वीकार की, लेकिन उससे उनको नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा सीटें आ गई संसद में, तो फिर वो अलग हो गए। तो ये इनके कुछ अनुभव है जिसकी वजह से अब ये साथ में नहीं आएंगे शायद, और ये दुर्भाग्य होगा
उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि अगर ये पार्टियां साथ में लड़ती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। मतलब ऐसी ऐसी सीटों पे, मुझे याद है 17 में एक सीट ऐसी थी जहां मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी, लेकिन चूंकि दोनों सपा और बसपा के उम्मीदवार मुस्लिम थे, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि ये पार्टियां विभिन्न कारणों से साथ में नहीं आएंगी, और ऐसी भी पार्टियां हैं जो भाजपा की तरफ से शायद समाजवादी पार्टी के वोटों को कम करने का काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति बन तो नहीं रही है। जहां तक टीएमसी की बात है, तो ये बात सही है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस के बाहर कोई ऐसा नेता होना चाहिए, वो शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, या कोई भी हो सकते हैं, जिनको कि विपक्ष का चेहरा बनना चाहिए। बहुत सारे लोग जो भाजपा विरोधी हैं, उनका मानना है कि ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है कांग्रेस के अंदर, ये खत्म होनी चाहिए। और ये जो परिवार है, जो एक तरीके से कांग्रेस की मजबूरी ये है कि बिना इस परिवार के वो पार्टी एक रह भी नहीं सकती, लेकिन वो परिवार जब तक रहेगा तब तक उसका कोई वैकल्पिक नेतृत्व भी नहीं उभरेगा। तो इसमें से कैसे कोई हल निकले, ये पूरा जो मामला है इतना पेचीदा है कि इसमें से कोई एक मजबूत विपक्ष का गठबंधन बन पाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए या अगले लोकसभा चुनाव के लिए, अभी तो ये बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। जी अभय भाई साहब, मैं एक चीज शायद हम लोग पिछली बार भी बात किए थे, मैं उसको फिर से थोड़ा और स्पष्ट कर लूं। ये तय बात है कि आज कांग्रेस का जो हाईकमान कह लीजिए, केंद्रीय नेतृत्व, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो ठीक है, एक उनका आपस का ही इतना है। राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन एक चीज ये भी ग्राउंड पे फैक्ट है कि कुल जो 36 में राज्य और यूनियन टेरिटरीज को एक मान रहा हूं, मतलब क्योंकि पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो जो 36 है उसमें से 33 जगहों पे कांग्रेस के जो सीटें आई थी 54, बाकी 202 या 206 जगह पे वो सेकंड रही थी। तो आप जब ऑल इंडिया विपक्ष की कोई बात करेंगे तो उसमें कांग्रेस को हटा के तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इफेक्टिव विपक्ष बन पाएगा। अब वो उसमें ममता जी की क्या भूमिका होगी, शरद पवार साहब की क्या भूमिका होगी, अखिलेश जी की क्या भूमिका होगी, क्योंकि बाकी दो सीनियर नेता हैं। मुलायम सिंह जी अब मतलब एक तरह से रिटायर हो गए हैं। मुलायम सिंह जी रहते तो बात दूसरी रहती। इस सब के बीच में भाई बिना कांग्रेस के क्या कोई विपक्षी एकता संभव है ऑल इंडिया बेसिस पे? 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं हूं या आप हों या हमारे और दो साथी हों, डॉक्टर अंसारी हों या संदीप भाई हों, सभी लोग इस बात को कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिसलती है चुनाव की ढलान पर तो उसका सबसे ज्यादा लाभ कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस कम से कम 16 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पहले या दूसरे नंबर की राजनीतिक शक्ति है। तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है। परिस्थितियां धीरे धीरे कांग्रेस के पक्ष में झुक भी रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार के से मामला संभल नहीं रहा है, ना अर्थव्यवस्था संभल रही है, ना विदेश नीति संभल रही है, ना किसान आंदोलन संभल रहा है, कुछ भी नहीं संभल रहा है मोदी सरकार से। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस उस लाभ को उठाने के लिए तैयार है क्या? कांग्रेस ने पिछले 7-8 साल में अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया है? क्या कांग्रेस ने इतनी शक्ति अर्जित की है कि वो जब भाजपा ढलान पर फिसलती हुई दिखाई दे तब वो उसके मुकाबले ढलान पर चढ़कर भाजपा की जगह बैठ जाकर? तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने इस बीच में अपनी बहुत दुर्गति अपने हाथ से की है। आज देखिए, जो राजनीति का खेल है वो एक एडवर्सरियल गेम है। आज मोदी के मुकाबले उनका प्रतिद्वंदी कौन है राष्ट्रीय स्तर पर? कांग्रेस को होना चाहिए था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी में से किसी एक को होना चाहिए था, या उनके द्वारा नामजद किसी और व्यक्ति को होना चाहिए था। क्यों नहीं है ऐसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं है जिसकी रेटिंग मोदी के बराबर हो या थोड़ी सी ही कम हो? तो ये आज हम जब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि भाजपा के मुकाबले
अखिलेश यादव उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी नजर आ रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव की रेटिंग बढ़ रही है। गति धीमी है लेकिन बढ़ रही है। उधर भाजपा सरकार के खिलाफ नकारात्मकताएं बढ़ रही हैं। ये अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। जी बावजूद इसके कि भाजपा अभी भी आगे है, काफी जी आगे है, लेकिन ये प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर हम ये नहीं देखते कि कांग्रेस वो काम कर पा रही है जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर पा रहे हैं। जी तो इसकी जिम्मेदारी जो कांग्रेस की है, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं काम ये। जी हम लोग तो कांग्रेस को लिखित सुझाव दें, ये हमारा काम नहीं है, ये किसी का काम नहीं है। ये कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना बाकायदा एक अध्यक्ष नियुक्त करे, अपने संगठन की हुलिया दुरुस्त करे। भाई राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर जाना चाहते हैं वो चले जाएं। ये बात उनकी बिल्कुल सही है, उनको वो नहीं रोक सकते। लेकिन जो लोग कांग्रेस में रहना चाहते हैं उनके लिए उनके पास क्या है? जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में रहे हैं और जो लोग कांग्रेस से छोड़ रहे हैं वो सारे के सारे लोग राहुल गांधी के निजी व्यक्ति थे, उनकी अपनी किचन कैबिनेट के लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई भाजपा, एक उस जमाने में जब भाजपा 7 साल तक शासन में रह चुकी, 8वां साल उसका चल रहा है, तब जाके उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। तो ये इन लोगों को समझना चाहिए, कांग्रेस की ये जो मौजूदा दुर्गत हुई है ये गांधी परिवार के अपने निजी मतभेदों के कारण हुई है। ये माँ बहन और भाई के बीच के जो मतभेद हैं उनके कारण कांग्रेस की दुर्गत हुई है। आप सोचिए, सोनिया गांधी इस तरह से अमरिंदर सिंह की बेइज्जती हो और उनको इस तरीके से दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका जाए। सोनिया गांधी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी भाई बहनों ने दोनों ने मिलकर ऐसा किया। अगर आपको अमरिंदर सिंह जैसे आदमी को, जो 2 बार आपका मुख्यमंत्री रह चुका है, लगातार आपको चुनाव जिताता रहा है, उसको आपको हटाना था, उसको हटाने की बहुत सी विधियां थी। आला कमान ने एक फतवा जारी किया। आला कमान ने कहा कि सारे विधायक सीधे सीधे शक्ति परीक्षण के लिए कांग्रेस भवन पहुंचे, और बीच में अमरिंदर सिंह ने अपने फार्म हाउस पे अपने समर्थक विधायकों की मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग वहां न जाएं। ये बाकायदा उनको कहा गया था कि आप अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पे न जाएं। यानी अमरिंदर सिंह को अपने समर्थकों को गोलबंद करने का मौका भी नहीं दिया गया। इसको उन्होंने अपनी बेइज्जती माना और वो कांग्रेस से बाहर चले आए। मैं कोई अमरिंदर सिंह का समर्थक नहीं हूं, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूं, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि एक आपका वरिष्ठ नेता है जो लगातार आपको चुनाव दर चुनाव जिता रहा है, अगर आप उसको रिटायर करना चाहते हैं, अगर आप उसको अवकाश देना चाहते हैं, तो उसके कुछ तरीके होते हैं। उन तरीकों को मानने से उन्होंने इनकार किया। और एक ऐसे व्यक्ति को जो कि बड़बोला है, जिसकी कोई साख नहीं है, जो खुद इनको ही बाद में गाली देने लगा जी, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने भस्मासुर की तरह सिर पर ढा लिया। तो अब ये सब जो इन लोगों ने किया, उससे कांग्रेस के आला कमान की जो बेइज्जती हुई, उसकी जो साख गिरी। सोनिया गांधी लखीमपुर खीरी में, और 3 दिन उन्होंने जेल में गुजारे, ये उस जो नादानी उन्होंने की है पंजाब के मामले में, ये उसका प्रायश्चित है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर संदीप पांडे एक जल्दी से आपसे समझ लूं, और ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसलिए लगेगा कि ये लगेगा कि इसका कौन वो है, लेकिन एक देश के ऊपर मेरे हिसाब से इस समय एक बड़ा खतरा चीन है। जिस तरह से चीन ने भूटान के साथ एमओयू साइन कर लिया है, चीन जिस तरह से जो 13वीं राउंड ऑफ वो कोर कमांडर की मीटिंग को निगेट किया है, चीन ने जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट गए थे उस पे ऑब्जेक्शन रेज किया, हालांकि पहले भी रेज किया था। जब अगर याद हो तो मोदी जी जब गए थे 2019 में तब रेज किया था, राजनाथ सिंह गए थे तब रेज किया था, अमित शाह गए थे तब रेज किया था। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 62 का लड़ाई तो हम लड़कर हारे थे, हम हमारे जवान शहीद हुए, नेहरू रिस्पॉन्सिबल थे बहुत। ये तो कहीं हम डर कर ना हार जाएं। हमें तो अभी ये लग रहा है कि चीन से हम 62 में तो लड़े थे, अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ कह रहे हैं लाला, उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं। तो क्या चीन कभी मुद्दा बन सकता है? क्योंकि ये जो इन लोग राष्ट्रवाद करते रहते हैं, अब धीरे धीरे जनता के सामने कलई खुलेगी भाई, आज नहीं तो कल खुलेगी। तो क्या चीन मुद्दा बन पाएगा? ये मुद्दा बिल्कुल बनना चाहिए, और राहुल गांधी काफी कोशिश करते रहे हैं। ये तो कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। उनके अलावा तो कोई पार्टी नहीं उठा रही है इसको, लेकिन ये मुद्दा बन नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी से जो है इसकी तरफ से ध्यान हटा देती है। और बहुत सारी चीजें इस देश में इस दौरान हुई
कुछ हो सकता है कि जानबूझ के इसीलिए करवाई गई हो ताकि हमारा ध्यान वहां से हटे। लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि चीन, जिसके साथ हमारे ऐसे संबंध थे कि कम से कम हमारे सैनिक एक दूसरे को मारते नहीं थे, और हमने तो बल्कि ये 2018 में एक पदयात्रा की थी अहमदाबाद से नडाबेट बॉर्डर तक, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की धर्मपत्नी आई थी, और उन्होंने भी कहा था कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी सैनिकों को एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलानी चाहिए, जिस तरह से भारत और चीन के सैनिक नहीं चलाते हैं। भाई, हमारी दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन हम जान क्यों ले एक दूसरे की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये जो हमारा एक अलिखित समझौता था चीन के साथ, वो टूट गया। हमारे सैनिकों की 20 सैनिकों की जान गई। ऐसा बताते हैं कि उधर भी जाने गई, लेकिन वहां की तो कोई सच्चाई पता नहीं लगती। और उसके बाद हमारी दुश्मनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चीन एक आर्थिक ताकत है, हमारे लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ उसके आर्थिक समझौते हैं, उसका वहां पूंजी निवेश है, और सैन्य दृष्टि से तो वो हमसे हमेशा से ज्यादा ताकतवर रहा है और आज भी है। और अब जो ताजा घटनाक्रम दुनिया के इस इलाके में हुआ है, जहां अमेरिका अफगानिस्तान से जब बाहर निकला है, तो इसका स्थान वहां पे चीन और रूस लेंगे, और ये भी भारत के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। और भारत के लिए तो ऐसी एक अपमानजनक स्थिति बन गई है कि जिसको वो आतंकवादी संगठन बताता है, तालिबान को, उसके साथ अब उसको बात करनी पड़ेगी। और ये कहा जा रहा है कि रूस के निमंत्रण पे हम बैठक में शामिल हो रहे हैं तालिबान के साथ, लेकिन हकीकत ये है कि आप तालिबान के साथ बात करेंगे, आप कश्मीर के उन नेताओं से बात करने को तैयार नहीं थे। उनको आपने, फारूक अब्दुल्ला को आपने संसद में नहीं आने दिया, कि उनको बताया गया कि ये 3 परिवार हैं जिन्होंने कश्मीर को लूटा है, और महबूबा मुफ्ती को बताया कि ये तो जो है पाकिस्तान समर्थक हैं, और पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन अब इनकी मजबूरी है कि जो ये लगातार कहते रहे कि पाकिस्तान से भारत के खिलाफ जो आतंकवाद होता है वो खत्म होना चाहिए, और हर एक विश्व के मंच पे इन्होंने पाकिस्तान को कोशिश की कि एक आतंकवादी राष्ट्र बताएं। उसमें वो बहुत सफल नहीं रहे, क्योंकि अंत में तो अमेरिका ने पाकिस्तान का ही सहारा लिया तालिबान से बात करने के लिए। और दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को अगर पनाह देता है तो वो आतंकवाद का शिकार भी है। उसके यहाँ बहुत सारे लोगों की जानें आतंकवादी घटनाओं में हुई है, गई है। तो ये अब हमारे लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो प्रधानमंत्री अपने सीने की चौड़ाई बताते थे और ऐसा बताते थे कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उन्होंने कुछ किया भी, हालांकि उसके ऊपर संदेह है कि वो कितना उसमें सच्चाई थी। अब जो है चीन का कोई जवाब देने की हालत में नहीं है। चीन से अपनी जमीन खाली नहीं करा सकते, ये एक सच्चाई है। दूसरी तरफ इनके तमाम लोग कहते हैं कि आप चीन के संबंधों का बहिष्कार कीजिए, चीन के साथ भी आप उसी तरह से अपने बाकी संबंध खत्म कीजिए जैसे आपने पाकिस्तान के साथ किया है। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ की जो आर्थिक नीतियां हैं, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण वाली, उसमें हम चीन के ऊपर इतना आश्रित हैं कि हमारी दवाई, हमारा मोबाइल फोन, हमारा कंप्यूटर, ये सारे सामान चीन से आ रहे हैं, और ये संभव नहीं है कि हम उनके साथ अपना जो व्यापारिक रिश्ता है, आर्थिक रिश्ता है, उसको खत्म कर सके। तो एक तरीके से ये थूक के चाटने वाली बात है कि ये प्रधानमंत्री, ये पार्टी ने राष्ट्रवाद को इतना बड़ा मुद्दा बनाया। पाकिस्तान के साथ जो बातचीत करके जिस समस्या का हल ढूंढना चाहिए था, हमने अहंकार में कहा कि हम आपसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप
अपनी जमीन से आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे, तो चीन ने भी इनको अपनी औकात दिखा दी और अब इनको तालिबान के साथ जाके बात करनी पड़ रही है, जो हथियारों के बल पे अफगानिस्तान पे आज काबिज हुआ है। और ये बड़ी चिंता की पांडे साहब, क्योंकि संजय सिंह साहब आ गए हैं, थोड़ा लेट आए, मैं उनसे उनका भी विचार ले लूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ा देंगे। संजय सिंह साहब, आपका एक प्रश्न तो संदीप पांडे साहब ने आपकी तरफ से जवाब दे दिया था। मेरा एक और प्रश्न है आपसे, आप जब ये किसान बिल आ रहा था तो सबसे मुखर विरोध जो मुझे कम से कम पार्लियामेंट में दिखा था वो आपका था, एज एन इंडिविजुअल। आपने वहां हरवंश जी से पुराने संबंध होने के बाद भी आपने उनका विरोध किया, फिर आप बाहर आके रात भर धरना दिए,